With 76 selections in CSE 2022, Study IQ IS aims at providing high quality IS preparation at a very affordable cost. हमारे P2I यानी कि Prelims to Interview 2024 लाइव बैच के साथ आप CSE एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं with features like live classes, one-to-one mentorship, daily answer writing, success in prelims and mains crash course, 18 books across all subjects, interview guidance program, and the most unique feature, mains residential program, where Study IQ students clearing prelims 2024 will be called to Study IQ campus at no additional cost. मेरा नाम उदिता शर्मा है। मैं राजस्थान की नागौर जिले के मेड़ता शहर की रहने वाली हूँ। ग्रेजुएशन में मैंने MBBS किया है। MBBS करने के बाद मैंने UPSC की तैयारी शुरू की। इस बार UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2022 में मुझे 381वीं रैंक हासिल हुई है। ये मेरा तीसरा प्रीलिम्स का प्रयास था, फर्स्ट मेंस था, फर्स्ट इंटरव्यू था। इस पूरी तैयारी के दौरान जितने भी मेरे अनुभव रहे, जो मैंने तैयारी की, जिस तरीके की रणनीति मैंने अपनाई, उसमें से अगर कोई सबसे उपयोगी रणनीति आप लोगों के लिए हो सकती है तो वो मेरे इंटरव्यू की रणनीति हो सकती है। क्योंकि इंटरव्यू वह स्टेज है जहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत रूप से मेहनत की थी। इंटरव्यू के जो मेरे मार्क्स हैं वो 204 मार्क्स हैं, जो कि वन अमंग द हाईएस्ट मार्क्स है। और ये मार्क्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेरा इंटरव्यू मैंने हिंदी माध्यम से दिया है। मेरा मेंस का माध्यम भी हिंदी रहा, मेरा ऑप्शनल भी हिंदी साहित्य रहा। तो कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के बीच में यह संकट हमेशा रहता है कि हिंदी माध्यम से इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स हासिल नहीं किए जा सकते। तो क्या वो अच्छे मार्क्स हासिल किए जा सकते हैं, किस तरह से वो अच्छे मार्क्स हासिल किए जा सकते हैं, और क्या क्या वो तरीके हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए कि हम 204 से भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स हासिल करें, इसी रणनीति के बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूंगी। इंटरव्यू की तैयारी जब मेंस का रिजल्ट आया 6 दिसंबर को इस बार, तो मेंस का रिजल्ट आने के बाद जब इंटरव्यू कॉल आई तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि अब जितनी ताकत है मुझ में वो इसमें लगानी होगी। क्योंकि मेंस में कई ऐसी कमियां रही जिस पे मैं और ज़्यादा वर्क कर सकती थी, लेकिन कई सिचुएशन की वजह से मैं कम वर्क कर पाई, कुछ आंसर राइटिंग में कम कर पाई। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि इस बार इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत की जाए ताकि वो जो कम मार्क्स हैं वो इंटरव्यू में कवर अप हो जाएं, और एक अच्छा समय आपको 2 महीने का जब इंटरव्यू के लिए मिल जाता है तो उसको कवर आराम से किया जा सकता है। इसी माइंडसेट के साथ मैंने इंटरव्यू की तैयारी शुरू की थी। सबसे पहले जो स्टार्टिंग में किया गया वो था डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को भरना। जब मेंस का रिजल्ट आ जाता है तो डेफ 2 हमें भरना होता है। तो डेफ 2 को जैसे आम तौर पर ऐसा होता है कि कई लोग अपनी हॉबीज को मनगढ़ंत तरीके से लिख देते हैं, कई लोग अचीवमेंट्स को जो होते हैं वो भी इसी तरीके से लिख देते हैं। लेकिन हमारा पूरा फोकस ये था कि हमारा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो हो वो रियलिस्टिक हो, कोई भी ऐसा नेसेसरी अचीवमेंट ना लिखा जाए जो हमारा रियल अचीवमेंट ना हो। इनफैक्ट जो भी रियल अचीवमेंट्स हैं उसमें भी कुछ सेलेक्टिव अचीवमेंट्स ही लिखे जाएं जो एक्चुअली कुछ वेटेज रखते हैं, जो एक्चुअली कुछ इम्पैक्ट ला सकते हैं, और जिनके बारे में अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप एक अच्छी तैयारी के साथ अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकें। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हमने पूरा 7-8 दिन का समय लेकर एक अच्छा डेफ भरने की कोशिश की। कई सीनियर्स की मैंने इसमें सलाह ली, टीचर्स की, मेंटर्स की, सबसे सलाह लेने के बाद एक फाइनल डेफ को अप्रूव किया गया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका इंटरव्यू केवल और केवल डेफ ओरिएंटेड चल जाता है। तो जब इंटरव्यू डेफ ओरिएंटेड चल जाता है तो जो आपने डेफ में लिखा है उसका ही अगर आप आंसर ढंग से नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर ये आपकी प्रिपरेशन को, आपकी पर्सनालिटी को जस्टिफाई नहीं कर पाता है। तो इसलिए एक अच्छा डेफ हमने भरा। डेफ भरने के बाद में सबसे पहली कोशिश हमने ये की कि हमने हमारी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को 4 हिस्सों में बांटा। 4 हिस्सों में इस तरीके से बांटा गया कि हर हिस्से की तैयारी अलग तरीके से की जाएगी। तो मैंने जो 4 हिस्से किए वो थे मेरा ऑप्शनल जो कि हिंदी साहित्य था, मेरा ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड जो कि मेडिकल साइंस था, और करंट अफेयर्स, और मेरा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो शुरुआत के 10-15 दिन तक यानी कि पूरे दिसंबर के महीने में 30 तारीख तक हमने सिर्फ ये किया कि इन चारों हिस्सों के हमने प्रश्न बनाए। मेरे टीचर्स के साथ, मेंटर्स के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, जितने लोग मेरे साथ एसोसिएट हो सकते थे, हमने एक दायरा बढ़ाकर, एक सोच बढ़ाकर कितना आगे से आगे प्रश्न सोचा जा सकता है
क्या प्रश्न की अंतिम लिमिट हो सकती है, पूरा जितना भी डाइवर्स एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो सकती है, कितना वो व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं, कितने काउंटर क्वेश्चंस उस पे आ सकते हैं, कितने कनेक्शंस उस पे हो सकते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इन 4 हिस्सों पे अलग अलग प्रश्न बनाए। इन चारों हिस्सों पर प्रश्न बनाने के बाद मैं कई सारे ऐसे लोगों से मिली जो अच्छे स्कॉलर्स हैं, जो फील्ड के बारे में जानते हैं। इंटरव्यू को लेकर मेरी हमेशा से अप्रोच ये थी कि मुझे बुकिश आंसर नहीं करना है। मैं ये नहीं चाहती थी कि वहां पे जो आंसर हो वो ऐसा लगे कि किताबी जो है आंसर आए। मेरा ये था कि जो भी आंसर हो वो धरातल की हकीकत को लेके चले कि क्या रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनके प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और इस सब बातों को किस तरीके से एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक हम्बलनेस के साथ जो है हम वहां पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी प्रिपरेशन के दौरान फिर मैंने कई सारे फिर मॉक इंटरव्यू देना शुरू किया। शुरुआत के मॉक इंटरव्यू में कहीं ना कहीं एक दबाव, एक प्रेशर मैंने फील किया, और उस प्रेशर में मैंने ये देखा कि परफॉर्मेंस जो है वो लगातार खराब होती है। जब भी आप प्रेशर में आंसर करते हैं तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो दिखता है वो आपके आंसर को हल्का कर देता है, आप एक कन्विक्शन के साथ आंसर नहीं कर पाते हैं। तो धीरे धीरे इन सारे मॉक इंटरव्यूज में जो समस्याएं आई, उन सारी समस्याओं को मैंने एक पेपर पे नोट किया, किन बातों का मुझे ध्यान रखना है इंटरव्यू वाले दिन उनको नोट किया गया। और भी जो मुझे इंटरव्यू के लिए अच्छी सलाह दे सकते थे, जिन जिन समस्याओं से मैं जूझ रही थी, सबसे मैंने सलाह ली। इसी क्रम में मैंने डॉक्टर विकास देवी कीर्ति सर की भी हेल्प ली। तो सर ने मुझे एक कॉन्फिडेंस, एक कन्विक्शन के साथ एक कैसे पोलाइटली आंसर किया जाता है, ये जो अप्रोच है मैंने सर से ली। और उसके बाद जैसे जैसे इंटरव्यू आना शुरू हुआ तो मेरा ऑप्शनल है उसको तैयार करने के लिए ये किया। जो 4 हिस्से हैं उसमें पहला हिस्सा अगर हम बात करें तो मेरा जो ऑप्शनल है उसको तैयार करने के लिए ये किया गया कि क्या अच्छे प्रश्न हो सकते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं तो एक प्रश्न ये हो सकता है कि आपका ऑप्शनल हिंदी साहित्य है, तो बेसिक से बेसिक प्रश्न ये है कि आपने हिंदी साहित्य क्यों चूज किया। तो उस क्यों चूज किया के भी अच्छे आंसर्स क्या हो सकते हैं, एक जो है कन्विंसिंग आंसर क्या हो सकता है, उसको करने का प्रयास किया गया। और हमारा इसका दायरा यहाँ तक गया कि अगर आपको खुद को इस उपन्यास में कुछ चेंज करने को कहा जाए तो आप क्या चेंज करेंगे। जैसे हिंदी साहित्य के बच्चे इस चीज को जानते होंगे, जैसे होरी का एक कैरेक्टर आता है गोदान उपन्यास में, उनकी वाइफ आती है धनिया। तो अगर ये सब आपसे कहा जाए कि होरी के कैरेक्टर या धनिया के कैरेक्टर में से आपको कौन सा अच्छा पसंद है, या इस कैरेक्टर में आपको एक चेंज करना हो तो आप क्या करेंगे। इसी तरीके से अगर वो ये कह दे कि आपको अगर अपना एक उपन्यास लिखना है तो उसका नाम क्या रहेगा, उस उपन्यास का प्लॉट क्या रहेगा, आप मेडिकल साइंस पे बेस्ड अगर उपन्यास लिखना चाहेंगे तो क्या क्या उसमें कैरेक्टर शामिल करेंगे। तो हमने हमारा दायरा उन कल्पनाओं तक भी जो है असीमित किया था, हमने हमारे दायरे को कंस्ट्रेन नहीं रखा था। दूसरे हिस्से की अगर हम बात करें डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म की मैंने कई सारी जेरोक्स करवाई थी और कई लोगों के साथ बैठ के डिस्कशन करके हर पॉइंट के आगे जो है क्वेश्चन लिखे थे कि क्या किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ है तो उस डेट ऑफ बर्थ के दिन क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, और उस मंथ की क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे मेरा बर्थडे अगस्त में आता है तो फिर मैंने मॉडर्न हिस्ट्री से अगस्त क्रांति, अगस्त रिवॉल्यूशन, अगस्त प्रस्ताव जो पास हुआ था, वो सब ये सब भी प्रिपेयर किया था, क्योंकि एक बार जब चीजें खुलने लगती है तो वो कहीं तक भी जा सकती है। तो हमारी कोशिश यही थी कि कहीं तक भी जो चीजें जा रही है उन सबको कवर किया जाए। जैसे मेरा नाम मुदिता है तो जो बुद्धिज्म धर्म होता है उसमें मुदिता नाम से 4 तत्व आते हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। तो हमें ये लगा कि जब मुदिता बुद्धिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो हो सकता है मेरा इंटरव्यू बुद्धिज्म तक जाए। तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने बौद्ध धर्म को भी अच्छे से प्रिपेयर किया। तो मैं ये कहूंगी कि हर हिस्से को जो ये डिटेल्ड तरीके से प्रिपेयर किया गया उससे मुझे अंतिम इंटरव्यू में बहुत फायदा हुआ। तीसरा हिस्सा जो था वो करंट अफेयर्स था। करंट अफेयर्स मेरा कहीं ना कहीं कमजोर था, इसीलिए थोड़ा मेरे जो है जनरल स्टडीज के मार्क्स में भी वो दिखा, करंट अफेयर्स में इंप्रूवमेंट होने की गुंजाइश थी। लेकिन इंटरव्यू में जो करंट अफेयर्स होता है उसकी प्रकृति अलग होती है। मेंस में जब आप आंसर लिखते हैं उसकी प्रकृति अलग होती है। इंटरव्यू में आमतौर पर आपको करंट अफेयर्स के मुद्दों पर आपकी राय पूछी जाती है, और जो आप राय अगर देते हैं तो फिर वो आपसे काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि इस राय को ये क्यों नहीं होना चाहिए, ये क्यों होना चाहिए, क्या इसमें ये शामिल किया जा सकता है, क्यों आप ऐसा नहीं सोचती हैं। तो उस तरीके से जितने भी करंट अफेयर्स के मुद्दे थे उस पे उन सारी राय को तैयार किया गया। उसके लिए मैंने ये अप्रोच ली कि पहले तो मैंने करंट अफेयर्स को कोई सोर्स है उससे पढ़ा, जैसे मैंने किसी वेबसाइट से पढ़ा या कोई अच्छा कंपाइलेशन है उससे पढ़ा। तो उससे लेके मैंने हर हिस्से के प्रोज और कॉन्स क्या हैं, उसके फॉर और अगेंस्ट क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या है और मेरी उस पर क्या ओपिनियन हो सकती है।
ये मैंने तैयार किया। उसके बाद में जो दृष्टि के मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा थी, उस मेंटरशिप प्रोग्राम में हम कई सारे लोग बैठ के ग्रुप डिस्कशन किया करते थे। तो उस ग्रुप डिस्कशन से करंट अफेयर्स में हमारी व्यक्तिगत राय को स्ट्रेंथन करने में हमें बहुत ज्यादा हेल्प हुई। तो वहां से करंट अफेयर्स को मैंने मजबूत किया। तो जो कमजोरी मेरी मेंस में थी उसको मैंने इन 2 महीनों में मेरी ताकत बनाने की पूरी कोशिश की। और चौथा जो हिस्सा था मेडिकल साइंस था, क्योंकि मेरा अपना बैकग्राउंड मेडिकल साइंस है। कोविड के समय में बहुत ज्यादा ऐसे प्रश्न रहे हैं जो पूछे जा सकते हैं, तो इसी सबको ध्यान में रखते हुए मैंने पूरी कोशिश की कि मेडिकल साइंस का कम से कम कोई हिस्सा ऐसा ना छूटे जिससे मेरा बैकग्राउंड जस्टिफाई ना हो पाए। और ऐसा रहा कि मेरा इंटरव्यू जिस बोर्ड में आया वो मैम हेल्थ सेक्रेटरी रह चुकी हैं। तो लकीली और सिचुएशन की वजह से मेरा इंटरव्यू जो है मेडिकल साइंस की उससे स्टार्ट हुआ। और मेडिकल साइंस के जिन टॉपिक्स पे मुझे क्वेश्चन पूछे गए वो टॉपिक्स मेरे बहुत अच्छे से प्रिपेयर थे। तो कहीं ना कहीं एक इंटरव्यू की अच्छी शुरुआत जो है उसको एक अच्छी दिशा जो है वो प्रारंभ से ही मिल गई थी। उसके बाद मुझे जनरल स्टडीज के कुछ क्वेश्चन पूछे गए, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। तो उन सारे क्वेश्चन पे बहुत सारे काउंटर क्वेश्चन किए गए। कई बार इंटरव्यू को लेकर बच्चों में ये मिथ होता है कि काउंटर क्वेश्चन अगर पूछे गए तो मुझे ग्रिल किया गया है। मेरा ये मानना है कि काउंटर क्वेश्चन ग्रिल नहीं होता है, क्योंकि आप जो बताते हैं वो तो आपको आता है, लेकिन वो जो पूछते हैं वो अगर आप बता देते हैं तो उनको लगता है कि आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, आप चीजों को एनालिटिकल तरीके से पढ़ते हैं, आप केवल चीजों को शैलो तरीके से नहीं पढ़ते हैं, डेप्थ में आप चीजों को पढ़ते हैं। तो इसी से तो मैं कई सारे टॉपिक्स जो पढ़ के गई थी, हर टॉपिक पे मैंने डेप्थ में पढ़ने की कोशिश की थी। और पूरे इंटरव्यू में जैसे मुझे एक क्वेश्चन इंटरव्यू में ये पूछा गया, उन्होंने क्योंकि मैंने ये बोला था कि मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे वर्क करना चाहूंगी, तो उन्होंने मुझे ये पूछा, 4th मेंबर जो थी उन्होंने, कि आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात कर रही हैं, मेंस्ट्रुअल लीव का विमर्श जो चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि हम पिछले 500 सालों से 1000 सालों से यही चल रहा है कि ऑलरेडी महिलाओं को हम 3 दिन बाहर बिठाते हैं और वो जो है नहीं काम करती हैं, और अब हम फिर से ये कह रहे हैं कि हम उनको 3 दिन की मेंस्ट्रुअल लीव दे दें, तो उसमें क्या फर्क क्या है? मतलब रेस्ट तो हम दोनों तरीके से दे रहे हैं। तो हमेशा एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेके चलना, एक कॉम्पैक्ट आंसर करना, वो बहुत अच्छा इंपैक्ट लाता है। तो मैंने उसका बहुत सिंपल सा आंसर ये किया कि मैम काम सेम हो रहा है लेकिन डिफरेंस अप्रोच का है। पहले जो हम कर रहे थे वो हम उनको छुआछूत की भावना की वजह से, हम उनको अलग थलग करने की भावना की वजह से कर रहे थे, और अब जो हम कर रहे हैं उसमें हमारी अप्रोच उन महिलाओं की मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल जो सिचुएशन है, हार्मोनल जो उनकी सिचुएशन है, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम एक जेन्युइन जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है वो हम उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये आंसर जो थे, मुझे लगता है उनके फेशियल एक्सप्रेशन से मुझे लगा कि ये बहुत कन्विंसिंग आंसर है। इसके साथ ही आमतौर पर इंटरव्यू में एक प्रश्न जो आता है वो भाषा को लेकर आता है। जैसे मेरा इंटरव्यू का माध्यम हिंदी था, और लेकिन ये कई बार आता है कि क्या हमें केवल हिंदी बोलनी चाहिए या इंग्लिश बोली जा सकती है या मिक्स चलता है। तो मेरी अप्रोच ये थी कि मैं दोनों भाषाओं में कंफर्टेबल हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो मेरा जो इंटरव्यू शुरू हुआ था वो हिंदी में शुरू हुआ था, लेकिन हिंदी में शुरू होने के साथ मैंने भरपूर जो है अंग्रेजी के तकनीकी शब्दों का टेक्निकल शब्दों का जो है इस्तेमाल किया, चाहे वो मेडिकल साइंस के शब्द हों, चाहे वो करंट अफेयर्स के शब्द हों, तो मैंने भरपूर इस्तेमाल किया। और अगर उन्होंने मुझे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे तो मैंने एक काम तरीके से जो है उनको इंग्लिश में भी आंसर करने की कोशिश की, अच्छे तरीके से, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके। तो ये भाषा को लेके जो हिंदी माध्यम के बच्चों का प्रश्न है कि क्या किया जाए, तो मैं ये कहूंगी कि दोनों भाषाओं को आप अच्छी तरीके से तैयार करें। केवल हिंदी अगर आती है तो घबराएं नहीं, अच्छे शब्दों का, अच्छे अंग्रेजी शब्दों का अपने आंसर में इंक्लूड करें। और अगर आप अंग्रेजी बोल सकते हैं तो 1-2 अच्छी लाइंस जो हैं वो आप जरूर बोलें। जैसे मेरे इंटरव्यू में मैंने फूड को लेके एक अच्छा सा स्लैंग बोला था, एक अच्छा सा कोटेशन बोला था, तो वो अच्छा उसका प्रभाव आया। और मैं ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं अगर आप ग्रामीण परिवेश से हैं तो आप जरूर कोशिश करें कि वो जो धरातल की जो खुशबू है, जो हमारी संस्कृति की खुशबू है, वो भी आपके इंटरव्यू में दिखे। क्योंकि जैसे मेरा इंटरव्यू हिंदी से शुरू हुआ, कई आंसर्स इंग्लिश में किए गए, तो मेरा जो इंटरव्यू का अंत है वो मारवाड़ी और राजस्थानी भाषा से हुआ। क्योंकि उन्होंने जब मुझे मीराबाई का एक प्रश्न पूछा तो मैंने उस प्रश्न का जवाब राजस्थानी भाषा की एक उनकी मीराबाई के एक पद से दिया था। तो उसका जो एक अपना प्रभाव आता है कि आप जो है जेन्युइन इंसान हैं, आप रियल इंसान हैं, आप आर्टिफिशियलिटी नहीं रखते हैं, आप चीजों को जो हकीकत है उसी के साथ पेश करते हैं। तो ये चीजें बहुत अपीलिंग लगती है, ये चीजें आपको एक बेहतर इंसान के तौर पर दिखाती हैं। तो आमतौर पर ये कहा जाता है कि आधे घंटे में कैसे अपनी पर्सनालिटी को शो किया जाए।
तो मैं ये कहूंगी कि आधा घंटा जो होता है उसमें आप कई सारे ऐसे प्रयास कर सकते हैं जिससे आप अपने बैकग्राउंड को, अपनी संस्कृति को, अपने व्यक्तित्व को कई तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। तो आप वहां पे ऐसा करें। तो मेरा इंटरव्यू जो है वो एक अच्छे नोट पे शुरू हुआ। मैंने पूरे इंटरव्यू में एक प्रेशर को जो है हैंडल करने की अच्छी कोशिश की। मेरा ये था कि अगर दबाव में अगर आप आए तो आप गलत आंसर करेंगे, उसकी बजाय आप कामनेस के साथ आंसर करें। इसी की प्रैक्टिस मैंने सारे मॉक इंटरव्यू में की थी। एक चार्मिंग फेस आप रखें और एक अच्छी स्माइल आप रखें। जो सीरियस मुद्दे हैं उन पे आप सीरियस एक्सप्रेशन दें। एक अच्छे एस्पिरेंट के तौर पे आप अपने आप को पेश करके रखें, तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छी दिशा में जा सकता है। मेरी जो मेहनत थी उसके साथ बहुत सुखद संयोग हुए और उस सुखद संयोगों की वजह से, उस मेहनत की वजह से मुझे अच्छे मार्क्स मिले। तो मैं अंत में यही कहूंगी कि हिंदी माध्यम की अगर किसी भी बच्चे को इंटरव्यू के रिगार्डिंग अगर कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर ये जो मेरी रणनीति है वो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और ये जो रिकॉर्ड है हिंदी माध्यम का जो इस बार 200 के ऊपर गया है, 204 हुआ है, वो आगे आप तोड़ें, ऐसी मैं शुभकामनाएं आपको देती हूँ। धन्यवाद।